नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज़ का ये H27 नंबर पार्ट है। इससे पहले 26 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। हर एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसका मतलब 250 प्लस क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जो है वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में जो है वो सही कथन जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। आपने बताना है कि अंडमान निकोबार के बारे में कौन सा सही दिया गया है। बोलते हैं मोर देन हाफ ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट, की आधे से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया इसका फॉरेस्ट से जो है वो कवर है। दूसरे में बोलते हैं कि देयर आर 4 नेशनल पार्क इन इट, की अंडमान निकोबार में जो है 4 नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। और तीसरे में बोला जाता है यहाँ पर कि दे फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट, की अंडमान निकोबार जो है त्रिपुरा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो आता है। और उससे आगे चौथे में बोलते हैं देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME हेयर, कि यहाँ पर जो MSME रजिस्ट्रेशन है वो नहीं है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। हम यहाँ पर जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। बोलते हैं मोर देन हाफ ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर, की इसका आधे से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका आधे से ज़्यादा जो जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो दी गई है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ पर जानते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसका अप्रोक्सीमेटली 86% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है वो आता है। अप्रोक्सीमेटली 86% एरिया इसका फॉरेस्ट कवर है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही दी गई है। आगे बोलते हैं देयर आर 4 नेशनल पार्क इन इट, कि यहाँ पर जो है 4 नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। नहीं, यहाँ पर 4 नेशनल पार्क जो है वो नहीं आते। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, यहाँ पर कितने नेशनल पार्क जो है वो आते हैं? यहाँ पर लगभग 9 नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में जो है वो आते हैं। ये कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर आते हैं? एक महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क आता है, एक कैंपबेल बे नेशनल पार्क आता है, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर सैडल पीक नेशनल पार्क जो है वो आता है, नॉर्थ बॉटम साउथ बॉटम कर नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, मिडिल बॉटम आता है एक, और कैंपबेल हमने पढ़ लिया, झांसी मेरीन नेशनल पार्क पढ़ लिया, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर जो है वो 9 नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बोलते हैं दे फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट, नहीं, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो नहीं आता। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हमारे पास दी गई है। ये कौन से हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है? तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश में, और शिमला में उसका जो है वो मेन ऑफिस है, वैसे ही ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। परंतु पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहां पर इसकी एक बेंच जो है वो बैठती है। ठीक है जी, तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी बेंच बैठती है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता है। आगे बोलते हैं देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME हेयर, यहाँ पर MSME की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी MSME की रजिस्ट्रेशन जो है वो है। तो चौथी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, पहली स्टेटमेंट ही हमारे पास सही दी गई है, बाकी की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर गलत दी गई हैं। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स, और क्यों गलत हैं, कैसे सही होंगी, वो भी हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि कुछ आर्टिकल हमारे पास दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब बोलते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना है, इन आर्टिकल्स के बारे में कि इनमें से कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख करता है, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव करना है तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 65 जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 65 किसकी बात करता है? ये वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली हो। इन केस ऑफ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस, तो उस केस में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेगा, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जा सकता है। और उसके बाद जो है वो आर्टिकल नंबर 66A जो है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 66 वैसे जनरली डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। और आर्टिकल नंबर 64 यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल नंबर ऑफ 64 बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है हमारे, तो प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अभी नए ही बने हैं, पहले जगदीप धनखड़ हुआ करते थे। जगदीप धनखड़ जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया, कुछ एक हेल्थ इशू उन्होंने अपने दिए, उसके बाद जो है वो तो अभी जो है वो सीपी राधाकृष्णन को जो है वो यहाँ पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रह जाएगा, सीपी राधाकृष्णन जी का। और पहले जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे वो भी राधाकृष्णन ही जो था वो बने थे। ठीक है, तो वो राधाकृष्णन अलग थे, ये वाले अलग थे। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपने करंट अफेयर की उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो हम सारा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये भी हो गया क्लियर हमारे पास। आर्टिकल नंबर 65 हो गया है, 66 हो गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 67B जो है वो दिया गया है। तो यही एक आर्टिकल बच जाता है जो कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात जो है वो करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 67B में जो है वो दिया गया है। तो ये हमने आर्टिकल्स के बारे में जो है वो डिटेल से जो है वो पढ़ लिया। ठीक है जी, ये डिटेल से हमने पढ़ लिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? ये आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। अपॉइंट जो है वो कौन इनको करता है? ठीक है, ये जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय अरविंद पनघड़िया। तो बोलते हैं कि अरविंद पनघड़िया के द्वारा जो है वो कौन से नंबर का जो है वो बोलते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो जो है वो इनके द्वारा हेड किया जा रहा है, इनकी जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की जा रही है। तो इनके द्वारा जो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है वो जो है वो हेड किया जा रहा है। 16th, इसका ऑप्शन भी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन जो है वो कौन है, और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो कौन है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर 280 जो है वो इसका आर्टिकल जो है वो आता है, 280 आर्टिकल आता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है, प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 सालों में जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इस बार जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है वो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है और अरविंद पनघड़िया जो है वो उसके जो है वो चेयरमैन है। अरविंद पनघड़िया उसके चेयरमैन है। पहले नंबर का जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था वो कब बनाया गया था? वो 1951 में जो था वो अपॉइंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो के.सी. नियोगे थे एक, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है वो पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। और अभी जो 15th नंबर का बनाया गया है अरविंद पनघड़िया है, 2026 से ये चलेगा, 2031 तक जो है वो चलेगा। इससे पहले जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन था वो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 15th नंबर के जो फाइनेंस कमीशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो एन.के. सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। एन.के. सिंह, ये आपने नाम ध्यान रखना है। 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है उसको 2017 में जो था वो बनाया गया था और ये स्टार्ट होता है 2020-21 से, और 2020-21 से स्टार्ट होकर 2026 तक जो है ये चलेगा। 2026 में जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 2031 तक जो है वो चलेगा, पूरे 5 सालों तक जो है ये चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जेड मोरा टनल इज इन। तो ये जेड मोरा टनल भी हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ी है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी पेपर 1 में पूछा गया था जेड मोरा टनल का क्वेश्चन। ये हमने पढ़ी हुई है उत्तीर्ण सीरीज में, हमने जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज है उसमें हमने पढ़ रखी है। पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जेड मोरा टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में आती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस टनल के बारे में भी जो है वो कुछ पॉइंट हम जानेंगे, कुछ बातें जो है वो जानेंगे, कितने किलोमीटर तक लंबी ये टनल आती है और भी क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। इसको स्टोन मर्ग टनल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये जो है वो गगनगीर और सोनमार्ग को आपस में जोड़ेगी। जो नेशनल हाईवे नंबर 1 आता है वहां पर ये आती है। इसको जेड मोरा टनल इसलिए बोला गया, जेड शेप की ये टनल जो है वो है, इसलिए इसको जेड मोरा टनल जो है वो बोला गया। जेड मोरा टनल बोलने के पीछे का रीजन आपको पता चल गया कि क्यों बोला गया इसको जेड मोरा टनल। और अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 आता है। अभी इसको जो है वो 2025 में 13 जनवरी को ओपन कर दिया गया था। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी लंबी जो है ये टनल जो है वो आती है, टोटल ये टनल जो है वो 6.5 किलोमीटर के करीब जो है ये टोटल टनल जो है वो आती है। अब टनल की जब बात हो ही रही है तो हम रोहतांग टनल के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। रोहतांग टनल जिसको अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है।
हमारे हिमाचल प्रदेश में ही ये टनल है और इसकी जो लेंथ है ये 9.02 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ जो है वो आ जाती है। ये जो टनल बनाई गई है, अटल जो टनल बनाई गई है, ये जो है वो हॉर्स जो शू होता है ना, इस तरह से बनाई गई है, इस तरह जिससे जो है वो कुछ इसकी शेप है, तो इसकी हॉर्स शू टाइप की शेप जो है वो आती है। ये भी आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए, HPRC के JVD एग्ज़ाम के लिए, तो अभी HPRC का जो TGT एग्ज़ाम है उसके लिए तो आपके पास बहुत कम टाइम जो है वो बच गया है, किसी भी टाइम उसका शेड्यूल आ सकता है। तो आप जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 भी हो चुका है और स्लॉट 3 भी ऑलमोस्ट फुल ही है। तो जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं उसमें आप खुद को जो है वो जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी स्टडी को यहाँ से प्रॉपर शेप मिलेगी और जो आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपको अपनी गलतियों को भी एनालाइज करने में जो है वो मौका मिलेगा। आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उन सिली मिस्टेक्स को भी आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज कंटिन्यूइंग विद इट्स डोकरा आर्ट टुडे। तो बोलते हैं कि उस राज्य की पहचान करें जो आज भी डोकरा कला के लिए जो है वो जाना जाता है। डोकरा कला के लिए जो है वो कौन सा स्टेट जो है वो जाना जाता है, तो डोकरा कला के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना। डोकरा आर्ट वर्क जो होता है वो कहाँ पर होता है, डोकरा आर्ट वर्क जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, ये डोकरा आर्ट वर्क होता किस तरह का है, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कुछ इस तरह का होता है ये ढोकरा आर्ट वर्क। इस तरह का ये ढोकरा आर्ट वर्क जो है वो होता है। ये आर्ट वर्क जो किया जाता है ये नॉन फॉरस मेटल जो होती है एक तरह से, उसमें किया जाता है। अलग अलग तरह की ऐसी इमेजेस जो है बनाई जाती हैं, इसको ढोकरा आर्ट वर्क जो है वो बोलते हैं। जो फेमस वाला काम है ये छत्तीसगढ़ में जो है वो किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये फेमस वाला किया जाता है। बाकी कुछ एक स्टेट्स में और भी प्रचलित है ये, परंतु छत्तीसगढ़ मेन वाला स्टेट जो है वो आता है। जब हम आर्ट वर्क की बात कर ही रहे हैं तो कुछ एक और आर्ट वर्क हैं हमारे पास, जैसे कि बिहार का जो है वो हमारे पास मधुबनी आर्ट फेमस है, महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग जो है वो फेमस है, उड़ीसा का जो है वो पट्टचित्रा पेंटिंग जो है वो फेमस है, आंध्र प्रदेश का जो है वो कलमकड़ी है वो फेमस है, मध्य प्रदेश का जो है गोंड पेंटिंग फेमस है, राजस्थान की जो है वो पहाड़ पेंटिंग जो है वो फेमस है और वंदाना भी यहाँ का फेमस है, और वेस्ट बंगाल का जो है वो कालीघाट पेंटिंग फेमस है, गुजरात का जो है वो आपने ध्यान रखना है अथिया यहाँ का जो है वो आर्ट वर्क जो है वो फेमस है। हिमाचल प्रदेश के वैसे ही आर्ट वर्क फेमस हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांगड़ा पेंटिंग जो है वो बड़े फेमस वे में जो है वो जानी जाती है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये जानी जाती है। चंबा का रुमाल जो है ये भी पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो जाना जाता है। बाकी जब हम हिमाचल जीके पढ़ते हैं तो हिमाचल के और भी बहुत सारे आर्ट वर्क आते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि चंबा का थाल हो गया, चंबा की चप्पल हो गई जो हमने अभी मिशन एलाइड में पढ़ी हुई थी। तो उस तरह के काम जो है अक्सर जो है हम पढ़ते रहते हैं, परंतु जो फेमस वाले हैं वो यही आते हैं। चंबा का रुमाल हो गया, चंबा का जो है वो रुमाल के अलावा कांगड़ा की पेंटिंग हो गई, वो फेमस वाले आते हैं। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो नोट करेंगे, इतना सब आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ट्राइटन आइलैंड ऑन फॉलोइंग सी। बोलते हैं निम्नलिखित समुद्र पर ट्राइटन द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। ये जो ट्राइटन द्वीप आता है, ट्राइटन आइलैंड आता है, ये कहाँ पर जो है वो आता है, ट्राइटन आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में जो है वो आता है। ऑप्शन बी साउथ चाइना सी जो है वो ट्राइटन आइलैंड का जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ट्राइटन आइलैंड कहाँ पर आता है, ट्राइटन आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में आता है। साउथ चाइना सी के बारे में कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एक ताइवान स्ट्रेट जो है वो आती है, ताइवान स्ट्रेट जो है वो किसको कनेक्ट करती है, ये साउथ चाइना सी को जो है वो ईस्ट चाइना सी से जो है वो कनेक्ट करती है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, साउथ चाइना सी में जो है वो कुछ डिस्प्यूट भी जो है वो हैं। यहाँ पर एक पार्सल आइलैंड आता है, ये डिस्प्यूट है, चाइना इसके ऊपर जो है वो क्लेम करता है। यहाँ पर जो है वो स्प्रेटली आइलैंड आता है, वो भी जो है वो डिस्प्यूटेड है, उसके लिए भी चाइना जो है वो क्लेम करता है। चाइना के द्वारा भी क्लेम किए जाते हैं। और एक स्कारबोरो सोल आता है, यहाँ पर स्कारबोरो सोल जो है वो फिलीपींस के द्वारा, ताइवान के द्वारा जो है वो क्लेम जो है वो किए जाते हैं। अब क्लेम करने वाली कंट्रीज अलग अलग हैं, तो
2-3 कंट्रीज जब किसी भी एक चीज़ को लेकर क्लेम करती हैं पीओके वाला हमारा रीजन है, भारत पाकिस्तान के बीच में चिंता बड़ी रहती है, तो वैसे ही ना चाइना के भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जहां पर ये साउथ चाइना सी में भी जो है वो कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो आते हैं। साउथ चाइना सी का एक क्वेश्चन भी हमने जो है वो पढ़ा है। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, लगभग फरवरी महीने का क्वेश्चन जो है ये बनता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक डीप सी रिसर्च फैसिलिटी जो था वो साउथ चाइना सी में अप्रूव की गई थी, ये किसके द्वारा जो था वो अप्रूव की गई थी? तो साउथ चाइना सी में जो है वो डीप सी रिसर्च फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करने की जो है वो ये जो बात कही गई थी, ये चाइना के द्वारा जो था वो कही गई थी। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा जो था वो कही गई थी, तो चाइना उसका सही आंसर होना था। अब ये करंट अफेयर में बन सकता है फरवरी का क्वेश्चन, और ये उम्मीद है कि ये 2030 तक जो है वो डीप सी स्पेस स्टेशन या फिर डीप सी रिसर्च फैसिलिटी जो है वो 2030 तक जो है वो तैयार कर दे दी जाएगी या फिर तैयार हो जाएगी। ये सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज 2024 का लिटरेचर में किसको दिया गया? नोबेल प्राइज लिटरेचर का ये 2024 की बात जो है वो की गई है। 2024 के प्राइज की अगर हम बात करते हैं कि किसको ये दिया गया, तो 2024 का ये प्राइज हांगकांग को जो था वो दिया गया था। हांगकांग ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब हम बात करते हैं 2025 के नोबेल प्राइज भी दिए जा चुके हैं। 2025 का ये लिटरेचर में जो था वो किसको दिया गया? लिटरेचर में ये प्राइज जो था वो दिया गया, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इनका नाम जो है वो लास्टलो क्रॉसना होरकाई जो है वो इनका नाम है। एक बार लिख देते हैं नाम, यहाँ पर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होनी चाहिए नाम के ऊपर। तो यहाँ पर LASZLOKRASZNAHORKAI, इस तरह से जो है वो इसको लिखते हैं। हिंदी में भी इसको लिख देंगे चाहे ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए। लास्टलो, इस तरह से लास्टलो क्रॉसना होरकाई, ये इस तरह से जो है वो लिखा जाएगा, इस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा। तो ये बेसिक है। ये लिटरेचर में 2024 का भी हमने पढ़ लिया, 2025 का भी हमने पढ़ लिया। अब नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया, क्या अभी तक किसी इंडियन को दिया जा चुका है? अगर दिया जा चुका है तो कौन से ईयर में जो है वो दिया जा चुका है? नोबेल प्राइज जो किसी इंडियन को लिटरेचर में दिया जा चुका है वो दिया जा चुका है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है वो पूरे भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया और लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज दिया गया टैगोर जी को। टैगोर जी को ये अवार्ड जो है वो उनकी गीतांजलि किताब के लिए, गीतांजलि जो ग्रंथ था, गीतांजलि जो एक सीरीज थी इनकी, उसके लिए दिया गया और 1913 में जो था वो उनको ये दिया गया था। 1913 में उनको ये दिया गया था। गीतांजलि में एक तरह से सॉन्ग्स ऑफरिंग है, सॉन्ग्स वगैरह के बारे में वहां पर जो है मेंशन किया गया है। तो इस तरह से जो है वो गीतांजलि में काव्य को लेकर, साहित्य को लेकर जो है वो काम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वेड। तो क्वेड का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेड की बात करते हैं, पहले पता होना चाहिए कि क्वेड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्वेड में अपना भारत जो है वो आता है, इंडिया यहाँ पर आता है, इंडिया का सहयोगी यूएस यहाँ पर आता है, जापान जो है वो यहाँ पर आता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर आता है। तो 4 कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। अच्छा, ये 4 कंट्रीज जो है वो क्वेड में आती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वेड। तो इंडिया तो मेंबर है भाई, जापान भी है, साउथ कोरिया जो है वो इसका मेंबर नहीं आता। बाकी जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तो सही है। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। इंडिया, यूएसए, जापान ये भी सही है। तो यहाँ पर बोला गया था नॉट मेंबर, साउथ कोरिया वाला मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है वो इसका मेंबर जो है वो नहीं यहाँ पर है। क्वेड की मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी है कि क्वेड जो है वो कंट्रीज का समूह है और इसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो इन कंट्रीज के बीच में जो है वो हुआ है। इसमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो फ्री एंड ओपन जो है वो कॉपरेशन होनी चाहिए। इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंट इशू हो गए, इनके ऊपर में जो है वो क्या होना चाहिए, इनके ऊपर में जो है फ्री और फेयर जो है बात होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेड में जो है इन कंट्रीज का जो है वो एम है। अब हम बात करते हैं कि क्वेड की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेड की जो क्वेड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसकी स्थापना जो था वो 2007 में जो था वो की गई थी। 2007 में इसकी स्थापना की गई, ये भी पता चल गया। इतना काफी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर सेंटोरिनी आइलैंड इज लोकेटेड। तो ये सेंटोरिनी द्वीप जो है वो कहाँ पर आता है?
ये सेंटोरिनी आइलैंड जो है वो ग्रीस कंट्री में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आइलैंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो एक तो ये न्यूज़पेपर से ज़्यादा क्लियर होते हैं आइलैंड, ठीक है। तो बहुत सारे आइलैंड है, कितने कर याद रखेंगे, तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि ये सेंटोरिनी आइलैंड कहाँ पर आता है, ग्रीस में आता है। अब ग्रीस जो है वो इस कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। ग्रीस कंट्री की अगर हम कैपिटल देखते हैं तो एथेंस में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है, कहाँ पर आती है, ATHENS, एथेंस में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। और इसकी अगर हम करेंसी देखते हैं कि इसकी करेंसी जो है वो कहाँ पर आती है, क्या मतलब इसकी करेंसी क्या है, तो यूरो में ही जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो नॉर्वे जो है वो दिया गया है, तो नॉर्वे की कैपिटल भी हम देखेंगे कि नॉर्वे की कैपिटल जो है वो क्या है। नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ओस्लो में आती है। काफ़ी दिनों के बाद कैपिटल्स हम रिवाइज कर रहे हैं। ओस्लो में नॉर्वे की कैपिटल जो है वो आती है। और इसकी करेंसी की भी बात करें अगर हम, नॉर्वे की करेंसी जो है वो क्या है, तो नॉर्वियन क्रोन कर इसकी करेंसी है, क्रोन कर नॉर्वियन क्रोन कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। यहाँ पर ऑप्शन में क्रोशिया जो है वो दिया गया है। अगर हम क्रोशिया के बारे में भी बात करते हैं कि इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है, क्रोशिया की जो कैपिटल है वो जग्रेब में आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जग्रेब में इसकी कैपिटल आती है, इसकी कैपिटल आती है और इसकी करेंसी जो है वो यूरो में जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। स्पेन भी यहाँ पर दिया गया है, तो स्पेन की कैपिटल तो हमने बहुत बार पढ़ रखी है। स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड आती है, यहाँ पर लिख देते हैं मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो ये बेसिक 4 कंट्रीज हमारी जो है वो क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आपने याद करना है तो आप कमेंट कर मुझे बताइए कि पोलैंड कंट्री की कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी जो है वो क्या है। अगर याद नेट से देखकर भी कमेंट करेंगे तो ऐसा होगा कि एक बार पता चल जाएगा इसके कैपिटल का भी, करेंसी का भी, और वो चीज़ याद भी आपको साथ में हो जाएगी। हमेशा याद रहेगा कि पोलैंड की कैपिटल मैंने इंटरनेट पर सर्च की थी और कमेंट भी की थी, तो वहाँ से एक बेसिक सी ट्रिक आपके लिए याद रखने की बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स कॉन्टिनेंट। तो कौन सी कंट्री उसके कॉन्टिनेंट के साथ मैच सही की गई है। क्रोशिया बोलते हैं यूरोप में है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड दिया गया है, क्या ये ओशियनिया में है, और तंजानिया दिया गया है, क्या ये एशिया में है, अल्बानिया क्या एशिया में आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर ये क्रोशिया यूरोप में आता है, ये सही जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड ये नहीं है, ये स्विट्जरलैंड ही है। इसको अब जो है वो स्वेटिनी इस तरह से लिखते हैं, इसको स्वेटिनी कर अब लिखा जाता है, ESWATINI। और ये अफ्रीका में जो है वो आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है ये आता है, अफ्रीका में आता है। तंजानिया की बात करूं तो तंजानिया ये अफ्रीका में आता है, एशिया में ये नहीं आता तंजानिया। और अल्बानिया की मैं बात करूं तो अल्बानिया जो है वो एशिया में नहीं आता, ये यूरोप में जो है वो आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कॉन्टिनेंट कहाँ पर आते हैं। क्रोशिया का हमने ऊपर पढ़ लिया है, स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने बता दिया, तंजानिया और अल्बानिया दो नए हैं। तंजानिया और अल्बानिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है। तंजानिया की जो कैपिटल आती है वो डोडोमा में जो है वो इसकी कैपिटल आती है। डोडोमा यहाँ पर लिख देता हूँ, DODOM में, डोडोमा में इसकी कैपिटल जो है वो आती है। अल्बानिया की अगर हम बात करते हैं कि अल्बानिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है, तो अल्बानिया की कैपिटल जो है वो तेहरान में जो है वो आती है, TIRANE, यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो आती है। तिरान भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। तो उसकी ऊंचाई आपको कमेंट कर बतानी है। इससे पहले वाला जो H26 पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।